हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार। और आज हम एक हॉट टॉपिक जो बजट का है, जिसमें नया टैक्स आया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, वो आपके लिए इस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा जो अभी इस वक्त का जो बजट आया है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उसमें इनकम टैक्स का प्रावधान आया है। तो उस प्रावधान के बारे में हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या डिफरेंस है। तो ये जो नई व्यवस्था लाई गई थी, जो कि पिछले बार जो लाई गई थी, इस नई व्यवस्था के अंदर कुछ बदलाव आए हैं। वो बदलाव और जो पुरानी व्यवस्था थी उसके बीच में हम क्या करेंगे, अभी कंपैरिजन करेंगे। तो पिछले में आप देख सकते हैं 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, लेकिन अब वो बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। इसी तरीके से 2.5 लाख से 5 लाख का जो स्लैब में था, उसमें 5% का इनकम टैक्स लगता था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का। अब उसे बढ़ाकर 3 से 6 लाख तक 5% ही है। अब जो यहाँ पे कैच वो ये है कि 5 से 10% में जो 20% का इनकम टैक्स लगता था, वो अब उन्होंने 6 से 9 लाख और 9 से 12 लाख में बांट दिया है, 10% और 15% में। और जो 20% देना है, वो अब 12 लाख से 15 लाख तक की इनकम पर 20% का इनकम टैक्स लगेगा। और जो 30% का पुराने टैक्स स्लैब में था, 30% वो 10 लाख के ऊपर, और न्यू टैक्स रिजीम में वो 15 लाख से ऊपर में लगेगा। तो ये जो नई व्यवस्था लाई गई है, इसी में बदलाव है। पुरानी व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं है। और पुरानी व्यवस्था उन लोगों के लिए थी जो कि कुछ अलग तरीके के एग्जाम्शन लेते हैं, जैसे एचआरए के और भी कई तरीके के। और नई व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए है जो लोग किसी भी डिडक्शन या कोई एग्जाम्शन, कोई भी छूट नहीं लेते हैं। क्या कोई भी सेविंग्स नहीं करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। उससे सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट बात बता देंगे। जो ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पे, ग्रॉस इनकम पे आपका टैक्स निल था, मतलब सेक्शन 87A में आपको उसका टैक्स बेनिफिट मिलता था, निल टैक्स आता था, आपका कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। वही उन्होंने बढ़ाकर, ये फॉर न्यू टैक्स रिजीम के लिए है, 7 लाख कर दिया। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करते हैं, तो अगर आपकी तनख्वाह 7 लाख है, तो 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वही आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, आपको कंपैरिजन दिया गया है दोनों के बीच में। हमने क्या करा है, देखा है कि किस तरीके से दोनों के बीच को कंपेयर किया जा सकता है, उसको आपके सामने रखा है। जो बदलाव है वो सारा नए के अंदर आया है। और उसमें पहले जो 2.5 लाख था उसको अब 3 लाख तक कर दिया गया है। और जो सारे के सारे ढांचे जो बनाए गए हैं वो 3-3 लाख के अंतराल के बाद बनाए गए हैं। जैसे 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, ये सारे जो हैं 3-3 लाख के अंतराल के बाद बनाए हैं। तो देखते हैं इसका अब क्या इफेक्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर करदाता है तो वो कर को कैसे छूट पा सकता है, कौन से वाले व्यवस्था में उसे ज़्यादा फायदा होगा। तो आइए इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। अगर वो कोई एग्ज़ैम्पशन नहीं लेता है, एग्ज़ैम्पशन पे यहाँ पे क्या मतलब है? एग्ज़ैम्पशन का यहाँ पे मतलब है एचआरए, या फिर वो कोई सेविंग करता है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। तो इस तरीके की एग्ज़ैम्पशन अगर वो नहीं लेना चाहता है सरकार से, तो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, उसको कौन-सा बेनिफिट होगा? यहाँ पे हम बात करें तो उसके लिए जो बेनिफिट होगा, न्यू टैक्स रिजीम। क्योंकि आप सामने देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल में, अगर हम मान लें कि दोनों की सैलरी 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीज़ है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का है, तो टैक्सेबल इनकम दोनों की बनती है 19,50,000। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में वो तनख्वाह, उसको जो टैक्स देना है वो देना पड़ेगा 4,13,400। एंड न्यू टैक्स रिजीम में विच इज 2,96,400, उसको 1,17,000 का फायदा हो रहा है न्यू टैक्स रिजीम में, अगर वो कोई भी एग्जामेशन नहीं लेता है तो। तो यहाँ देख सकते हैं साथियों कि 20 लाख कमाने वाला कोई भी व्यक्ति है तो उसे 50,000 का जो है छूट, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से, वो उसे हमेशा मिल सकती है दोनों ही केस में। लेकिन इसमें पुराने वाले में अगर वो कोई भी अपनी बचत नहीं करता या किसी भी टाइप के छूट को नहीं लेता है तो उस केस में उसे ज़्यादा टैक्स देना होगा। तो इसलिए अगर आप कोई भी छूट नहीं लेते हैं और कोई बचत नहीं करते हैं तो आपको नए टैक्स
वाली व्यवस्था में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी है, वो परेशानी ये है कि आज आपकी सैलरी कम है, तो आप नए टैक्स वाली व्यवस्था में जाएँगे तो आपको कम देना पड़ेगा। लेकिन बाद में आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। एक बार आप नई व्यवस्था में चले गए, तो दोबारा लौटकर पुरानी व्यवस्था में नहीं आ सकते। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप बचत करना चाहते हैं और ये सारे प्रावधानों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो पुरानी वाली व्यवस्था में ही रहें, उसका प्रयोग करें। अगर आप बचत नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो नई व्यवस्था में जाएँ। ये सबसे बड़ा कैच है और ये आपको मोस्ट ऑफ द वीडियोस में जो भी यूट्यूब पे पड़ी होंगी शायद ना मिले कि आप एक बार ही नए टैक्स स्लैब में आ गए तो पुराने में लौट नहीं पाएँगे। अच्छा, अब हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं विद एन एग्ज़ाम्पल। जैसे किसी ने एचआरए भी ले रखा है, वो सेविंग्स भी कर रहा है, म्यूचुअल फंड फंड में भी इन्वेस्ट कर रहा है और कोई उसने पीपीएफ, पीएलआई कुछ भी खोल रखा है, तो उसके लिए जो बेनिफिट रहेगा वो ओल्ड टैक्स रेजिम रहेगा। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल केस में हम बताएँगे। हाँ, तो देखेंगे जैसे कि 20 लाख की अगर उनकी आय है, तो उस आय में 50-50 हज़ार रुपए तो दोनों में उनको छूट मिल ही जाएगी। उसके बाद अगर वो पुरानी व्यवस्था में है, तो वो अपने एचआरए को, जो कि उसके घर पे मिलने वाला, घर के लिए जो रेंट मिलता था, उसको वो क्या कर सकता है, उसकी भी छूट ले सकता है। तो उससे भी उसकी इनकम, जो टैक्स वाली इनकम है, वो कम हो जाएगी। उसके अलावा वो ईटीसी के तहत पीएफ में और भी की गई चीज़ों में 1.5 लाख तक का प्रावधान ले सकता है। यानी कि इतना और वो क्या कर सकता है, बचत कर सकता है। तो उससे उसकी जो इनकम है, जो आय है, वो और कम हो जाएगी। तो इस कम हुई आय पर उसे कम टैक्स देना पड़ेगा। जबकि अगर वो कोई भी बचत या किसी भी छूट को नहीं लेता है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना होगा। तो इसमें उसका जो कर होगा वो ज़्यादा होगा। तो दोनों के अंदर जो कर का जो अंतर आएगा वो 23,400 रुपए का यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ऐसे ही अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग अंतराल आएगा। अब चलते हैं कुछ अलग एग्ज़ाम्पल के साथ में, कुछ उदाहरण लेते हैं ऐसे लोगों के लिए, जैसे कि जहाँ पर कुछ और भी चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे कि हमारे सामने 2 लोग हैं, उन 2 लोगों ने अलग-अलग सैलरी, सेम सैलरी वाले लोग हैं, यानी कि उनकी आय बराबर है, लेकिन एक व्यक्ति घर में रहते हैं, दूसरे व्यक्ति रेंट पर रहते हैं। एक लोन चुका रहे हैं घर का और उसकी ईएमआई दे रहे हैं, और एक जो है वो अपने रेंट पे रहते हैं। तो ऐसे में किसको कितनी छूट मिलेगी? ये सारे चीज़ डिफरेंट, बिल्कुल अलग होते जाएँगे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अंत में उनका जो टैक्स होगा, उनका टैक्स भी अलग-अलग आएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कौन-सा व्यक्ति ज़्यादा टैक्स दे सकता है, कौन-सा कम दे सकता है। ये वो वाला है जब आप छूटों को लेते हैं। लेकिन जो नए वाली व्यवस्था है, उसके अंदर अगर आप छूट या बचत, किसी भी छूट या बचत में कोई भी आप ऐसा नहीं लेते हैं, तो डायरेक्ट आप उसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन उसमें जाने के लिए आपको, अगर आपकी सैलरी 7 लाख तक है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आपको पता है आपकी सैलरी बढ़ गई है या बढ़ने वाली है, तो वो इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम हमारा इनकम टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 हम फिनिश करते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, धड़ाधड़ पूछिए, हम आपको उनका जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। और ये यहाँ पे जो हमने एक सिचुएशन आपके लिए बनाई है एग्ज़ाम्पल, एक हाइपोथेटिकल है। आप लोग अपना, हमने जो पिछले एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कहाँ पे कितना आपका इनकम टैक्स बन रहा है। ये सारी जो जानकारियाँ हैं, वो अभी हमने सिर्फ़ सीखने के उद्देश्य से दी हैं। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इन सारी जानकारियों को हम, जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करेंगे, उस समय हम आपको एक बेहतर जानकारी के साथ में आपको बताएँगे कि किस तरीके से आप अपने दोनों टैक्स की व्यवस्थाओं में अपने कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, और उन कैलकुलेशन से अपना कंपैरिज़न करके पता लगा सकते हैं कि किस में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।